वन नेशन वन इलेक्शन संविधान संशोधन के लिए मोदी सरकार ने प्रस्ताव पेश कर दिया है। राजस्थान के बीकानेर से सांसद और देश के विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव पेश किया। विरोध होना था निश्चित तौर पे, लेकिन वोटिंग हुई तो मोदी सरकार लोकसभा में भारी पड़ी है। विरोध हुआ, फिर से वोटिंग पड़ी तो फिर और ज्यादा भारी पड़ी। आज बात करेंगे क्या वन नेशन वन इलेक्शन भारत में मुकम्मल हो सकता है। चूंकि बिल पेश हो गया, संविधान संशोधन अगर हो गया तो निश्चित तौर पे इस देश में एक चुनाव होगा। क्या बदलाव आएंगे? बड़े सवाल ये हैं कि उन नेताओं का क्या होगा जो साल भर कभी राजस्थान तो कभी गुजरात, कभी हिमाचल तो कभी कर्नाटक के चुनाव में बस चुनावी मोड में रहते हैं। अब एक साथ सभी जगह चुनाव हो जाएंगे तो बाकी के 3-4 साल, 4.5 साल क्या करेंगे? बड़ा सवाल है। बात परिहास की है लेकिन सच है। साथ ही वे कंपनियां जो कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा देती हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड और कई तरह के शब्द आप सुनते होंगे, तो उन चंदा देने की साल भर की जो प्रक्रियाएं हैं कि पहले आप लोकसभा चुनाव के लिए दीजिए, फिर विधानसभा चुनाव, फिर स्थानीय निकाय चुनाव, फिर ये चुनाव, फिर वो चुनाव। तो चुनाव हमारा राष्ट्रीय पर्व 5 साल का होके न रह जाए, इसके लिए इस पर्व को एक विशेष मौके पे ही किया जाए, जैसा कि दूसरे देशों में हो रहा है, पश्चिमी देशों में, और एक बड़ी एनर्जी और बड़े संसाधन उनके बचते हैं। इसी नीयत से यह नीति या यह नियम या कायदा या संशोधन लाया जा रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव का विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है। यह 129वां संविधान संशोधन विधेयक है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक भी, उसका भी संशोधन पेश किया गया है। 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और विधेयक मंजूर हुआ था। और इसके बाद लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की यह जो सोच है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया। बड़ी चीज यह है कि इसमें स्थानीय निकायों के चुनाव, जैसे कि पंचायत राज के या जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, उनका क्या होगा वो एक अलग चीज है, क्योंकि उनको स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। बड़ी चीजें हैं कि क्या देश में 2 इलेक्शन कमीशन भी रहेंगे, केंद्र और राज्य के। इसको फिलहाल आगे के लिए छोड़ते हैं। लेकिन अपन बात करते हैं कि यह जो संविधान संशोधक विधेयक पास करना है, इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। अब बड़ी चीज है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर अब तक क्या क्या हुआ, अगर उस पर बात करें तो सवाल यह है कि एक देश एक चुनाव से क्या चुनाव सुधार होगा? ये बड़ा सवाल शुरू से फिजाओं में मौजू है। कई लोग इसके पक्ष में हैं, खास करके भाजपा, और कई इसके विरोध में हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड फिलहाल दूर की कौड़ी नजर आ रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड तो चूंकि केंद्र सरकार लंबे समय से दावा कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है, खास करके भारत में। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए सितंबर 2023 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएं तलाशने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की, उच्च स्तरीय समिति। और इस समिति ने मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब इस समिति में जो प्रमुख सदस्य थे, उसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद और 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव संविधानविद डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी थे। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पे विधि राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर नितेन चंद्र को भी इसमें शामिल किया गया था। तो करीब करीब 6 महीने, 6.5 महीने रिसर्च चला और इसके बाद ये 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को सौंपी गई। अब मंत्रिमंडल ने मोदी की अध्यक्षता में इस समिति की जो सिफारिशें थी उनको मंजूर कर लिया। अब बड़ी चीज ये है कि एक कानून बनने की दिशा में एक पहला कदम था। इस समिति जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनी थी, उसका यह कहना था कि सभी पक्षों, जानकारों और शोधकर्ताओं से बातचीत करके रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट में भी बताया कि देश के 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए। इनमें से
32 दल जो हैं, 47 में से 32 यानी कि 2/3 वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में थे। रिपोर्ट में कहा गया 15 दल जो ऐसे हैं वो इसके साथ नहीं थे। और बड़ी चीज़ ये है कि मोटे मोटे तौर पे कहा गया कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो संसाधनों की बचत होगी, सामाजिक तालमेल बना रहेगा और आर्थिक विकास तेजी से होगा। अब बड़ी चीज ये है कि ये कितना मुश्किल हो सकता है या कितना आसान हो सकता है। क्या एक देश एक चुनाव होने से कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है? तमाम तरह की बातें हो सकती है, लेकिन 1951 से 67 तक एक साथ ही चुनाव हुए थे देश में। आपको याद होगा जब लोकसभा और सारी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। अब बड़ी चीज ये है कि 1999 में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट जब आई थी तो इसमें भी ये सुझाव दिया गया था कि पर 5 साल में यानी प्रत्येक 5 साल में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। अब एक यह भी सुझाव दिया गया था उस वक्त 2015 में जब संसदीय समिति की 79वीं रिपोर्ट आई, उसमें कहा कि ठीक है इसको 2 चरणों में करा लीजिए आप। तो बड़ी चीज ये है कि इस देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए समर्थन बड़ा है। और बड़ी चीज ये है कि 2 चरणों वाली बात इस समिति ने भी मानी है कि पहले चरण में राज्य विधानसभाओं और केंद्रीय लोकसभा सेंट्रल असेंबली के चुनाव एक साथ करा ले जाए और दूसरे चरण में आम चुनाव के 100 दिन के भीतर पंचायत और नगरपालिका जैसे स्थानीय चुनाव भी कराए जाए। और एक चीज ये है, जैसे हमने कहा क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन अलग अलग रहेंगे, लेकिन ये समिति ये कहती है कि सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची रखी जाए। तो एक चीज ये ठीक भी है। दूसरा, क्या बड़ी चर्चा देश में होनी है, इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करेंगे नहीं करेंगे, क्या इस बदलाव को लागू करने के लिए कोई बड़ी अलग टीम या अलग आयोग बैठेगा, ये सारे जो है वो बड़ी चीजें हैं। तो चूंकि चुनाव आयोग खुद 1983 में यानी आज से करीब करीब 40 साल पहले एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव दे चुका, तो जब पहला चुनाव का मैं जिक्र कर चुका 51-52 में जब आम चुनाव हुए थे, तब 22 राज्य थे, उनकी विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए थे और करीब 6 महीने में सारा कुछ निपट गया था। तो उस वक्त 490 लोकसभा सीटें थी, 17 करोड़ मतदाता थे। अब वोटर लगभग 100 करोड़ हो चुके हैं, 6 गुना के आसपास बढ़ चुके हैं। तो 57, 62 और 67 में भी एक साथ चुनाव हुए थे। हालांकि कुछ राज्यों में अलग से चुनाव हुए थे, जैसे आंध्र राष्ट्रम नाम का एक राज्य था जो बाद में आंध्र प्रदेश बना और उसके चुनाव 1955 में हुए। केरल के बाद में हुए 1961 में, उड़ीसा में, इस तरह से। क्योंकि 67 के बाद कुछ राज्यों की विधानसभाएं जल्दी भंग हो गई और वहां राष्ट्रपति शासन लग गया। चूंकि 1983 का मैं जिक्र कर चुका कि 83 में चुनाव आयोग ने इसका सुझाव दिया था, तो यह सुझाव तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार को दिया गया था, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। अब दूसरा जो पक्ष है यानी कि इंडिया गठबंधन है, उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन की धारणा जो है वो यूनियन सेटअप यानी कि संघीय ढांचे की जो हमारी प्रणाली है उसके खिलाफ है। केंद्र सरकार का दावा है कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और सरकार का मानना है खर्च कम होगा, विकास कार्यों में तेजी आएगी और सरकारी कर्मचारियों को बार बार चुनावी ड्यूटी से छुटकारा मिलेगा। हालांकि विपक्षी दल वही संघीय ढांचे के खिलाफ होने की बात कह रहे हैं। साथ ही अगर ये देखें कि पूर्व निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी को देखें तो वो इसको समर्थन नहीं है। वो ये कहते हैं कि भारत में चुनाव कराने में करीब 4,000 करोड़ का खर्च होता है, जो बहुत बड़ा नहीं है। तो उनका तर्क थोड़ा अलग तरीके का। वो कहते हैं राजनीतिक दलों के करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो राजनीतिक दलों के पैसे गरीबों तक पहुंचते हैं। ये थोड़ा एक अलग सा तर्क है। तो एस.वाई. कुरैशी कहते हैं खर्च जो है उसे घटाने के लिए दूसरे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जो वास्तव में असर डालते हों। तो बड़ी चीज ये है कि छोटे दल जो हैं उनका क्या होगा। कई दलों का ये कहना है कि जैसे भारत में छोटे दल है, राजनीतिक दल, उनका जो है वो नुकसान हो सकता है या डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसको नुकसान, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब यह बिल पेश हो चुका है और जैसा मैं शुरू में जिक्र करा मैंने कि कुछ नेताओं की दिक्कत होगी
कि 5 साल इधर से उधर चुनावी फिज़ाओं का जो आनंद लेते रहे हैं, उनका क्या होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएँ, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।